क्लास 10th सुप्रभात। आज हम लोग क्षितिज गद्य पाठ का दूसरा लेसन बाल गोविंद भगत शीर्षक रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। उसके बाद इनका लिखा हुआ शीर्षक बाल गोविंद भगत, इसका अध्ययन करेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण उनका आरंभिक जीवन संघर्षों, अभावों और कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा के उपरांत सन 1920 में वे स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप में जुड़े रहे। उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की। उनका निधन सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अल्पायु में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। वे अत्यंत प्रतिभावान पत्रकार थे। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, नई धारा और जनवाणी जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का उत्तरदायित्व निभाया। गद्य की विविध विधाओं में उनका लेखन व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। अब इनके द्वारा लिखा गया शीर्षक जो हम लोगों को पढ़ना है बाल गोविंद भगत, उसकी पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो प्रस्तुत पाठ जो है यानी कि बाल गोविंद भगत शीर्षक जो है एक रेखा चित्र है गद्य की विधा में, जैसे कहानी, उपन्यास, डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि जो गद्य की विधाएं होती हैं उसमें जो यह पाठ है रेखा चित्र है। यानी कि एक बाल गोविंद भगत नामक व्यक्ति का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसे अनूठे चरित्र की चर्चा की है जो अपने आप में मनुष्यता, लोक जीवन और सामूहिक चेतना का प्रतीक पुरुष है। एक वाक्य में कहें तो मानवतावादी और लोकरागी व्यक्तित्व है। बाल गोविंद भगत भारत की जीवंत गवई संस्कृति का नायक और उसका संवर्धन करने वाला जमीन से जुड़ा चरित्र है। कबीर के संतत्व में आस्था रखने वाला एवं उन्हीं के ठाट बाट में जीने वाला व्यक्ति है। यानी कि बाल गोविंद भगत जो इस रेखा चित्र का मुख्य पात्र है वह कबीरी विचार से प्रभावित हैं और ऐसा माना जाता है कि यह कबीर के इतने बड़े उपासक थे कि जो भी इनके खेत में अन्न आदि उपजता था उसको प्रसाद ले जाते थे, कबीर के दरबार में रख देते थे और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप इन्हें प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे।
एकदम इनकी वेशभूषा भी बिल्कुल साधारण थी, जैसे कि कपड़े कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी लगाते थे, और जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बालगोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी उनके पास थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी कि बालगोविंद भगत जो थे, एक मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे और बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था, और कपड़ा भी जो था बिल्कुल कम पहनते थे, किंतु खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते भी। बालगोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। बालगोविंद भगत को एक साधु कहा जा सकता है। कबीर को वो साहब मानते थे और उन्हीं के पदों को, उन्हीं के गीतों को गाया करते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते भी थे। कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते थे। बड़े ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करते थे। किसी की चीज भी नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इनकी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, इतना ध्यान रखते थे। अब जो अगला पार्ट है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।